नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का द्वीप विकास और प्रशासन के इस अंक में। दर्शकों, पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग गतिविधियों के विस्तार एवं सुधार पर केंद्रित है, जो इन द्वीपों में गुणवत्ता पशु चिकित्साएं सेवाएं प्रदान करते आ रहा है, जिसका सीधा असर हमारे बेरोजगार युवाओं और किसानों पर पड़ता है। आज इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग की सचिव मिसेस पल्लवी सरकार IAS। पल्लवी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी जी, सबसे पहले हम आपके विभाग के विजन और उद्देश्य के बारे में जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट के जो विजन हम लोग जब बताते हैं तो उसका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी स्टेट हो, यूटी हो, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही मुख्य उद्देश्य रहती है, विजन रहती है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किनकी है? नॉट ओनली लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री जो हमारी है, बट उनसे जुड़े हुए जितने भी युवा युवती है, किसान भाई और बहनें हैं, उनके जो जीवन है उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला रहे हैं। और इसके लिए हमारे 3 मेजर फोकस रहते हैं। पहला है हमारा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि जब हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम मीट, मिल्क एंड एग के बारे में बात करें, उनके प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमारे सोसाइटी में हमारे पॉपुलेशन को मिले। सेकेंड वन हमारी रहेगी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो किसान भाई और बहनें इसके साथ जुड़े हैं उनको इनकम जनरेशन हो, उनकी डेली लाइवलीहुड जो है वो जनरेट हो। इसके साथ तीसरा है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी डेवलप करना। तो ये हमारा मेजर विजन रहती है। और ये तीनों विजन के साथ साथ हमारी एक वेटनरी सर्विसेज यानी कि एनिमल हेल्थ की जब हम बात करें तो डिजीज़ फ्री जोन, एनिमल के डिजीज़ फ्री जोन्स डेवलप करने की भी कोशिश रहती है। तो ये हमारे विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। जी मैम। पल्लवी जी, हमारा जो पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग है वो अपनी सेवाएं जो है सुचारू रूप से देते आ रहा है, लेकिन वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे ग्रास रूट लेवल से लेके यूटी तक हमारे बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसमें जैसे सबसे पहले हमारे आते हैं वेटनरी हॉस्पिटल्स जो हैं, तो वो सबसे पहले आते हैं। इसमें हमारे 9 वेटनरी हॉस्पिटल्स हमारे हैं। इसके अलावा हमारे वेटनरी डिस्पेंसरीज़ हैं। वेटनरी हॉस्पिटल में जनरली क्या होता है, डॉक्टर्स रहते हैं और डॉक्टर्स अपने जो भी आप पशु लाएंगे उनके ट्रीटमेंट करते हैं। और डिस्पेंसरी में क्या होता है, हम वैक्सीनेशन और अन्य जो भी मेडिसिन देने होते हैं पशु के लिए वो देते हैं। तो डिस्पेंसरीज़ हैं हमारे। सब डिस्पेंसरीज़ भी होते हैं जो बहुत ही गांव के इलाके हैं, वहाँ पे हम सब डिस्पेंसरीज़ भी डेवलप किए हैं और फंक्शनल भी हैं। इनके अलावा ये तो डिज़ीज़ के साइड में हमने बात की है। इनके अलावा इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, एनिमल की जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात जब आती है तो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो इसमें आते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स जो डिस्पेंसरी के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स भी हमारे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के सब सेंटर्स भी हैं जहाँ पे कम मात्रा में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। तो ये फैसिलिटी के अलावा डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब हमारे डॉलीगंज में है। तो एक सेंट्रल डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब हमारे डॉलीगंज में डेवलप किया गया है, जहाँ पे डिज़ीज़ की जो भी हम लोग सर्वे करते हैं वो वहाँ पे सैंपल लाके उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। इनके अलावा हमारे हर गांव के इलाके में डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स डेवलप किए गए हैं, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो डक, गोट, ये सब के पिगरी, ये चारों के अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स हैं। इनके साथ साथ कॉम्पोजिट फार्म्स भी हैं, मतलब एक ही फार्म में सारे चारों की एनिमल हस्बेंड्री जो भी प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं वो भी हम लोग करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमारी जनरल डिपार्टमेंट स्थित है। जैसे कि आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में कहा, तो ये क्या है मैम? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जब बात करते हैं, ये है हमारे जो जनरल कैटल जो हमारे द्वीप में रहते हैं। ये द्वीप की एक अलग स्पेशलिटी ये है कि हम आइसोलेटेड रहते हैं और हमारे जो
पॉपुलेशन है, कैटल पॉपुलेशन, इनकी इंटरेक्शन मेनलैंड की जो कैटल है उनके साथ ज़्यादा नहीं है। अच्छा। तो जो भी ब्रीडिंग होती है, जो भी रिप्रोडक्शन होते हैं, तो वो द्वीप के जितना स्मॉल जो पॉपुलेशन है उसी कैटल के बीच में हो रही है। तो जब ऐसे कम पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ही जब ब्रीडिंग होती है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की संभावना है। इसके वजह से क्या होती है, प्रोडक्शन हमारी कम हो जाती है, जो विगर रहता है एनिमल्स में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की वो कम हो जाती है जी। तो ये ना हो, इसलिए हम लोग जेनेटिकली इनको और इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाने के लिए जो इम्प्रूव्ड ब्रीड है उनके जो सेमन है उसको ले आके, फ्रोज़न सेमन आते हैं, वो फ्रोज़न सेमन को ले आके एक वेल डेवलप्ड अच्छे रेसिपिएंट एलिजिबल जो काउ है उसमें इंसेमिनेट करते हैं ताकि हमें अच्छे ब्रीड की प्रोडक्शन हो, हमारे अच्छे कैटल बने, तो कैटल या लाइफ स्टॉक हो वो बने। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके लिए स्कीम बने हुए हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक स्कीम है। इसके अलग अलग गाइडलाइंस बने हैं, उस हिसाब से हमारे डिपार्टमेंट इसको लागू की है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे पशु पक्षियों के जो सुरक्षा है उनके लिए किस प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही है आपके विभाग द्वारा? जी, सबसे पहला जब हम सुरक्षा के बारे में बात करें, इसका मतलब है हम डिज़ीज़ फ्री एनिमल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिज़ीज़ फ्री के लिए सबसे पहल हम डिज़ीज़ सर्विलेंस करेंगे कि हमारे जो भी यूटी इलाका है उसमें कोई भी डिज़ीज़, किसी भी तरह के एनिमल में कोई भी डिज़ीज़ है कि नहीं, पशु में या पक्षियों में किसी भी तरह के डिज़ीज़ है कि नहीं। तो ये हमारा पहला रहेगा कि हम डिज़ीज़ सर्विलेंस करें। डिज़ीज़ सर्विलेंस करने के बाद जो सैंपल्स आते हैं वो हमारे लैब्स में हम लोग टेस्टिंग करते हैं और उसके एनालिसिस की जाती है। अगर कोई हमें डिज़ीज़ मिल गई है तो इमीडिएटली हम उसके अगेंस्ट में जैसे कोई मेडिसिन देना हो तो मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन करना हो, इंटेंसिव वैक्सीनेशन करनी हो तो इंटेंसिव वैक्सीनेशन करते हैं, और अगर उनको आइसोलेट करके, सेपरेट करके ट्रीटमेंट करनी हो तो वो भी हम लोग करते हैं। तो ये हमारी एनिमल हेल्थ को मद्देनज़र में रखते हुए ये हमारे सुरक्षा के हिसाब से हम लोग करते हैं। पहला है डिजीज़ सर्वेलेंस, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी वैक्सीनेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा हम हेल्थ कैंप्स भी अलग अलग गांव इलाकों में, हर ग्राम पंचायत में हेल्थ कैंप्स की भी कोशिश करते हैं। जब डिस्पेंसरीज़ के अलावा डिस्पेंसरी से दूर स्थित जो जगह पे किसान भाइयों और बहनों के पास अगर कोई पशु है और उसकी चिकित्सा करनी हो तो विज़िट्स भी हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो विज़िट्स भी करते रहते हैं। तो इस हिसाब से हम सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। मैम, इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे द्वीप समूह में अंडा, दूध और मांस उत्पादन के क्या परिदृश्य हैं वर्तमान में? अंडा के जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन के तो अराउंड 1100 लैक्स हमारे अंडे प्रोड्यूस होते हैं पर एनम, और मिल्क मतलब दूध की प्रोडक्शन हमारी टन्स में जब बताएंगे तो 17,000 to 18,000 के बीच में हर साल रहती है, और मीट के जब प्रोडक्शन बताएंगे तो 5,000 से 6,000 टन पर एनम हमारी प्रोडक्शन रहती है जनरली। मैम, हमारी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह में 3 जिले हैं, तो इन तीनों जिलों में क्या अलग अलग प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं? 3 जिलाओं के बात जब करेंगे तो अभी जो कुछ देर पहले हमने बात की कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली स्प्रेड आउट हैं। जितने हो पाए हम लोग फील्ड लेवल पे पहले हमारी सर्विसेज पहुंचती है, उसके बाद ऊपर मतलब पोर्ट ब्लेयर और हेडक्वार्टर्स तक पहुंचते हैं। तो अगर गांव के लेवल पे हम बात करें, किसी भी किसान को, पशु को कोई तकलीफ़ है तो उसको दिखाना है तो पहला स्टेप उनका रहता है कि या तो डिस्पेंसरी जाए या सब डिस्पेंसरी उनके पास जो है वहाँ तक वो पहुँच पाए। अगर सब डिस्पेंसरी लेवल पे नहीं हो पाती है तो डिस्पेंसरी या फिर उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो हमारे अभी पूरे द्वीप पे 9 हॉस्पिटल्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं उसमें एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अगेंस्ट में इतना पॉपुलेशन, कैटल पॉपुलेशन अगर है तो उसके अगेंस्ट में एक हॉस्पिटल होने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे द्वीप क्योंकि थोड़ी सी स्पेशल है और यूनिक है और जोग्राफिकली अलग अलग आइसोलेटेड हमारे आइलैंड्स हैं, तो हमारे ये मात्रा ज़्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन कम होने पे भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं। तो हमारे अभी 9 अलग अलग वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं, तो वेटरनरी हॉस्पिटल्स तक वो पहुंच पाते हैं और वहीं पे भी ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स उनके हो जाते हैं।
इसके अलावा बहुत स्पेशलाइज्ड के बारे में अगर बात करें तो हमारे एक्सरे फैसिलिटीज़ या ऑपरेशन के सुविधाएं जहाँ पे उपलब्ध हैं। तो एक्सरे फैसिलिटीज़ हमारे खासकर जंगली घाट के वेटनरी डिस्पेंसरी में हैं और दिगलीपुर और रंगत में भी एक्सरे फैसिलिटीज़ और अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़ की प्रपोजल्स अभी बने हुए हैं। तो जल्द ही बहुत जल्द ही हमारे नॉर्थ एंड मिडिल में भी ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा जो ऑपरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इन जनरल पशुओं की ऑपरेशन ओपन में होती है, फार्म लेवल पे ही हो जाती है। ऑपरेशन अलग थिएटर में करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसी ज़रूरत भी पड़ी तो हेडक्वार्टर्स में बहुत स्पेशलाइज्ड वे में बनाने की अभी कोशिश जारी है। मैम, इन तीनों जिलों में एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ है? तो हमारे अभी 17 मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज़ हैं जहाँ पे हमारे बहुत ही दूर, जहाँ पे हम लोग हेल्थ कैंप कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं या जहाँ पे हमारी डिस्पेंसरी की टीम वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो फिर वो मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी हमारे 17 है अभी फंक्शनल, 17 है, सारे गांव के इलाके में जाते हैं। और ये टाइम टू टाइम जाते हैं, जैसे कि हर 15 दिन में, हर 1 महीने में, जैसे नीड बेस्ड होती है। कहीं पे डिमांड ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे इमीडिएटली जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे 17 मोबाइल डिस्पेंसरीज़ हैं और 5 मोबाइल क्लिनिक्स, नॉट डिस्पेंसरी, क्लिनिक है जिसमें अटैच डॉक्टर्स रहेंगे और अटैच हेल्पर रहेंगे। तो ये भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक स्कीम है जहाँ पे 5 मोबाइल क्लिनिक्स, वेटनरी क्लिनिक्स डेवलप करने की प्रपोजल है। जी मैम, आपका विभाग जो है वो कई सारी सेवाएं देता है, कई सारी सुविधाएं देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैम हर साल कोई ना कोई संक्रामक रोग से जो है हमारे पशु पक्षी जो है उनकी मृत्यु हो जाते हैं या फिर इन सब से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या कोई उन्मूलन कार्यक्रम हमारे द्वीप समूह में चलाया जा रहा है? जी, हमारे नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे वैक्सीनेशन स्कीम्स चलाई जा रही है, जिसमें हमारे मेजर 5 डिज़ीज़ है, लेकिन हमारे अंडमान एंड निकोबार में एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए, यानी कि फुट एंड माउथ डिज़ीज़ को फोकस करते हुए हम लोग इसमें वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है, हमारे किसान भाई और बहनों में हमने देखा है कि जब रोग आ जाती है, जब परेशानी आ जाती है, उसके बाद लेके आते हैं पशु को हमारे डॉक्टर के पास। लेकिन वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है प्रोफाइलैक्टिक मेजर, मतलब डिजीज़ ना आए, प्रिवेंशन करने के लिए आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। तो ये टाइम टू टाइम जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हम लोग निकालते रहते हैं, तो उसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान में वो अपने पशुओं को लेके आए और वैक्सीनेशन करें। तो ये हमारा 100% कैटल वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, उसमें अगर किसान भाइयों और बहनों भी इसमें शामिल हो जाएं और प्रोएक्टिवली आ जाएं तो हमारी और सक्सेस हो सकती है। तो ये हमारी स्कीम है। मैम, ये जो टीकाकरण के बारे में आपने जो कहा है, इसके लिए क्या मैम स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं? जी, स्वास्थ्य शिविर जो है वो वेटनरी कैंप्स, जो हमारे वेटनरी डिस्पेंसरी टीम्स है या हॉस्पिटल से, वेटनरी हॉस्पिटल से ही टीम्स, स्पेशल टीम्स दिए जाते हैं, हर महीने के अंतर्गत में दिए जाते हैं अलग अलग ग्राम पंचायत में। क्योंकि हमारी डिजीज़ सर्विलेंस चलती रहती है, तो जब भी कोई स्पेशल डिजीज़ की डिटेक्शन होती है तो इमीडिएटली एक मोबाइल टीम नहीं, मल्टीपल टीम्स जाते हैं उस पर्टिकुलर आइलैंड में, द्वीप में या ग्राम पंचायत में, और वहाँ पे इमीडिएटली वेटनरी हेल्थ कैंप्स पे कंडक्ट किए जाते हैं, जहाँ पे हम फ्री मेडिसिन भी देते हैं, फ्री ट्रीटमेंट तो है ही, और वैक्सीनेशन भी साइड बाय साइड चलते रहते हैं। इस मोबाइल वेटनरी कैंप्स में और एक हम लोग क्या करते हैं, अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की स्पेशल ड्राइव करने होते हैं, तो जितने भी एलिजिबल कैटल है जो इंसेमिनेट होने के लिए रेडी है, तैयार है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे है, तो उनको भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लेके आ जाइए और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वही के वही हम लोग कर देते हैं। मैम, ये स्टेट एनिमल डिजीज़ इमरजेंसी कमेटी ये क्या है और इसकी भूमिका क्या है, इस बारे में ज़रा बताइएगा। जो हमारी स्टेट एनिमल डिजीज़ इमरजेंसी कमेटी है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के हिसाब से बनी हुई है। ये 2006-07 से है, ऑलरेडी है। और इस कमेटी, ये एक स्टेट लेवल की कमेटी है जहाँ पे हमारे मुख्य सचिव जी इसके चेयरमैन बनते हैं और हमारे डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज जो हैं वो इनके मेंबर सेक्रेटरी बनते हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हमारे एनिमल वेलफेयर के साथ जुड़े हुए हैं,
वैसे सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसमें शामिल हैं, उनके अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो भी हैं वो सारे इसमें शामिल हैं, जैसे चाहे वो हेल्थ हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, हर तरह के लोकल बॉडीज़ हो, PRAs हो, रूरल डेवलपमेंट, सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और इसकी भूमिका तब आती है जब भी कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो, जब भी डिजीज़ सर्वेलेंस के टाइम में जब हमें पता चलता है कि कोई ख़तरनाक बीमारी, कोई कंटेजियस बीमारी हमने डिटेक्ट की हुई है और उसके इमीडिएटली हमें मेजर्स लेने हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये इमीडिएटली पहुंचते हैं और कमेटी बैठती है और डिस्कशन होती है कि आगे बढ़ के कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो ये एक बहुत ही मुख्य कमेटी है। लेकिन इस दौरान मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे द्वीप जो है पिछले 5-6 सालों से हमारी एनिमल डिजीज़ फ्री जोन पे आ चुकी है और हमने ये स्टेटस अभी तक मेंटेन किया है। हमारे द्वीप ऑलरेडी फ्री जोन है और ये जो कमेटी है इनकी कार्य चलते रहते हैं। जब भी आउटब्रेक होते हैं तो इमीडिएट वो लोग कंटेन करने की कोशिश करते हैं। मैम, अब मैं आपके विभाग के माध्यम से जो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है इस बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जो इन योजनाओं से अवगत नहीं हैं, तो इस बारे में आप ज़रा विस्तार से बताएं। जी, हमारा पहला है 2 तरह के हमारे डिपार्टमेंट में योजनाएं हैं। एक है यूटी स्कीम, यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो हमारे द्वीप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने खर्चे से, अपने बजट से की हुई है, और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो हमारे जो यूटी के स्कीम है इसमें 5 अलग तरह के स्कीम हैं। एक है एनिमल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें जो फ्री मेडिसिन्स और जो फ्री वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं, अदर देन नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अलावा जो सब और एक्स्ट्रा जो एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है उनके हम लोग सब्सिडी और पैसे उसमें दे रहे हैं स्कीम में। और एक है कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हम लोग बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इंटेंसिव प्रोग्राम हम लोग 1993 से चलाए आ रहे हैं। अच्छा। तो ये हमारी कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहाँ पे हम ब्रीड को, जो भी कैटल हमारी ब्रीड है उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तीसरा है जो अभी बताया वो कैटल मतलब लार्ज रूमिनेंट्स के लिए है, काऊ बफलोज के लिए है। तीसरा जो प्रोग्राम है वो स्मॉलर रूमिनेंट्स यानी कि गोट, पिग और लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री के लिए है। उनके डेवलपमेंट रिलेटेड, उनके लिए जो एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्शन टेक्निक्स करने होते हैं, उनके लिए जो फ्री मेडिसिन और वैक्सीनेशन दी जाती है वो इस स्कीम के माध्यम से हम लोग देते हैं। चौथा है हमारा ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम। ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बहुत फील्ड लेवल पे हमारे बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स है, कॉम्पोजिट फार्म्स है। तो वहाँ पे हमारे किसी भी व्यक्ति जाके अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग के लिए भी अवेलेबल है, और ये भी हमारा एक एक्टिविटीज़ में एक मेजर पार्ट है जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद से कर रही है। और चौथा है हमारा फॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चाहे कोई भी कैटल हो, मुख्य इनपुट इसकी रहती है कि फॉर्डर, उनको क्या चारा दिया जा रहा है। जैसे कि कन्वेंशनल सिस्टम में हमारा चारा क्या रहता है, पैडी एंड व्हीट स्ट्रॉ, जो फार्म से मिलते हैं, पैडी एंड व्हीट स्ट्रॉ। इसके अलावा अभी हम नए टेक्निक्स या नए आइटम्स जो डेवलप कर रहे हैं वो है ग्रीन फॉर्डर, एजोला जैसे एडवांस टेक्निक, जिसमें कैटल की मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो वो फॉर्डर की डेवलपमेंट भी अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे यूटी स्कीम्स में आते हैं। मैम, अगर कोई किसान भाई जानना चाहे तो वो आपके विभाग आकर संपर्क कर सकता है इस बारे में? जी बिल्कुल, हमारे अगर किसी भी किसान भाई को कोई भी तरह के डाउट्स हो तो पहल तो पोर्ट ब्लेयर तक आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वो अपने फार्म लेवल पे अगर पशु के प्रोडक्टिविटी, उनको मेंटेनेंस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी तो वो पहले जाके पहुँचे अपने फार्म में। उनके जो फार्म मैनेजर है वो ही उनको सारी चीज़ें समझा देंगे कि ये बेहतर है, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन अगर उनको पशु के किसी डिजीज़ के बारे में जानना हो तो वो इमीडिएटली डिस्पेंसरी या जो इंसेमिनेशन सेंटर्स में भी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स में भी या हॉस्पिटल्स में भी वो विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे पहुँचने से ही उनके पूरी मतलब सुविधाएं अवेलेबल है और उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जी,
पल्लवी जी, किसी भी व्यवसाय से जुड़ने से पहले हमें आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, तो अब हम जानना चाहेंगे कि आपके विभाग द्वारा किस प्रकार के वजीफ़े और सब्सिडी दी जा रही है हमारे किसान भाइयों को। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें जो हमारे डिपार्टमेंट से दी जाती है, तो पहले है पार्ट टाइम वॉलंटियर्स, जिनको हम पीटीवी कहते हैं। तो हमारे विभाग में बहुत सारे पार्ट टाइम वॉलंटियर्स हम लोगों ने एंगेज किया है अलग अलग कार्यक्रम के इसमें। तो जो कैटल ब्रीडिंग एंड इम्प्रूवमेंट की जो प्रोग्राम है, उसमें जो पार्ट टाइम वॉलंटियर्स हैं उनको हम लोग इन्वॉल्व करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कैस्ट्रेशन। जो ज़्यादा प्रोडक्टिव बुल नहीं है तो फिर उनके सीमेंस लेके हम रिप्रोडक्शन नहीं करवाते हैं। तो ऐसे जो बुल्स हैं उनके कैस्ट्रेशन करवाने के लिए हम पार्ट टाइम वॉलंटियर्स रखते हैं, और ये पार्ट टाइम वॉलंटियर्स को भी हम लोग कुछ अमाउंट स्टाइपेंड देते हैं। तो अगर एक पार्ट टाइम वॉलंटियर ने अगर सक्सेसफुली कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दी और उसमें कोई रिप्रोडक्शन रिजल्ट हो गया है, तो उनको 250 रुपये पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दिया जाता है। अच्छा। और अगर कैस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर ली है तो उनको 75 रुपीज़ पर कैस्ट्रेशन उनको दी जाती है। इसके अलावा जितने हमारे डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग यूनिट्स है, साइट्स है, फार्म्स है, वहाँ पे 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जितने एनिमल्स हैं, फार्म एनिमल्स हैं, चाहे वो गोट हो, डक हो, चिक्स पोल्ट्री की हो या फिर हमारी पिगरी हो, ये चारों के स्कीम्स चलते हैं 1 महीने के लिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो अटेंड करते हैं उनको ट्रेनिंग के साथ साथ 1000 रुपये भी एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि आपने अच्छा। ट्रेनिंग अटेंड किया है। तो ये उनकी स्टाइपेंड है। ये तो बेस्ड ऑन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस बेसिस पे उनको पैसा दिया जाता है। इसके अलावा हम लोग पिग, डक्स, गोट, इसकी भी सप्लाई देते हैं, और जो सप्लाई दे रहे हैं वो 50% सब्सिडी, अगर वो ट्राइबल हैं, ट्राइबल फार्मर्स हैं तो उनको 50% सब्सिडी में, और अगर वो एबोरिजिनल ट्राइबल्स हैं तो उनको 100% सब्सिडी में हम लोग उनको देते हैं। और जो बेरोज़गार युवा हैं वो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से आप वो करते हैं? जी, कोई भी बेरोज़गार युवा पहले अपना प्रशिक्षण करवा ले। पहले तो वो कोई भी फार्म में जाके अपने 1 मंथ ट्रेनिंग करवा ले। उसके बाद वो सोचे कि उनको क्या चाहिए, कौन सी चीज़ की वो कर सकते हैं, क्या एंटरप्रेन्योरशिप उनको डेवलप करनी है। उस हिसाब से हम लोग उनको फिर ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद अगर उनको कोई भी चीज़ की इनपुट की ज़रूरत है तो वो उनको उस स्कीम के तहत उनको एनरोल करवाएंगे, रजिस्टर करवा के उसके बाद उनको देंगे। तो पहले तो वो अपने फार्म पे पहुँचें, फार्म तक उनको पहुँचना पड़ेगा और जानकारी लेनी पड़ेगी, और उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनको क्या इंटरेस्ट है, उनके पास कितना कैपिटल है, उनके पास कितनी ज़मीन है। उस बेसिस पे फिर वो चुने कि उनको कौन से पशु की पालन करनी है। जी, पशु पक्षियों के जो उत्पादन क्षमता है उनको और बढ़ावा देने के लिए, इस उत्पादन में और सुधार लाने के लिए आपके विभाग द्वारा क्या कोई अलग प्रजनन नीति अपनाई गई है? जी, जैसे हमने पहले ही बात की, क्योंकि हमारे आइलैंड्स अलग है, आइसोलेटेड है, और हमारे बीच में, हमारे कैटल्स के बीच में इन ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें ब्रीड डेवलपमेंट और जेनेटिक डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। वो हमारी प्रायोरिटी रहती है अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ा के रखनी है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे हमारी तो फोकस रहती है, मेन फोकस। अब हम लोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके तहत और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ पे अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि हमारी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जैसे हमने बताया कि फ्रोज़न सेमेन मेन लैंड से या किसी भी अच्छे कोई भी कैटल ब्रीड से ले आके हम लोग सीमेन कोल्ड स्टोरेज में उसको रख के प्रिजर्व करके, कंजर्व करके लेके आके फिर सीमेन देते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में पूरा एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद एक रेसिपिएंट काऊ, जो भी एक रेसिपिएंट फीमेल हो, वो रेसिपिएंट फीमेल में उनको डालते हैं पूरे एम्ब्रियो को, विच इज़ अ वेरी एडवांस्ड टेक्निक। और अभी हमारे यूटी के लिए हमारी टारगेट है 200। तो 200 पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज हम लोग करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको सक्सेसफुल बनाए ताकि फ्यूचर में और हम कर सकते हैं। दूसरे हमारे और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो है सेक्स सॉर्टेड सीमेन। अभी जो सीमेन आ रहे हैं वो सिंपल हम लोग
इंसेमिनेशन कर देते हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेन में क्या होती है, स्पेसिफिकली जो फीमेल काफ प्रोड्यूस हो, फीमेल बेबीज़ प्रोड्यूस हो, ताकि हमारी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके, तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन की भी हम लोग इसमें ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। तो ये हमारी और भी एडवांस टेक्निक है। इसमें हमारे जितने वेटनरी सीनियर वेटनरी ऑफिसर्स हैं सारे इसमें ट्रेन हो रहे हैं, और क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक है, ये थोड़े पेशेंटली और बहुत ही केयरफुली करने की ज़रूरत है, जो हम कोशिश करेंगे। मैम, हमारे द्वीप समूह के कई बच्चे हैं जो वेटनरी की पढ़ाई करने के लिए उन्हें मुख्य भूमि जाना पड़ता है, तो क्या आपके विभाग द्वारा हमारे द्वीप समूह में वेटनरी कॉलेज के लिए कोई प्रस्ताव रखा गया है? वेटनरी कॉलेज हमारे विभाग से जो प्रपोज़ल है वो विज़न है 2030 की, यानी कि अभी तो दूर है, लेकिन हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टेंट है, जहाँ पे हम लोग अभी 1 मंथ ट्रेनिंग एंड कोर्सेज दे रहे हैं, उसी को अपग्रेड करने की एक प्रपोज़ल ज़रूर है जो जल्द ही हम लोग लागू करने की कोशिश में हैं। उसमें हम लोग डिप्लोमा कोर्सेज देने की कोशिश कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे जो युवा हैं ना सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बल्कि फ्यूचर में अगर उनको कहीं एम्प्लॉयबल बनाना है, कहीं पे उनकी ज़रूरत पड़े, तो प्रॉपर प्रोफेशनल के रूप में निकलें। तो इसलिए एग्जिस्टिंग हमारे जो एनिमल इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको हम लोग अपग्रेड करने की हमारी पूरी कोशिश है। जी मैम, आने वाले कल में हमारे द्वीप समूह में हाई वैल्यू ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को अपनाकर अंडा, दूध और मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या किया जा रहा है? अभी तो यूटी की जो प्रोडक्शन है और हमारे जो सेंसस की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो हम ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो हमारे द्वीप में बाहर से बहुत टूरिस्ट आते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन, आके जाने वाली पॉपुलेशन भी बहुत है, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी हमारी है, और इन फ्यूचर हमारी टूरिज़्म जब बूस्ट होगी तब और पॉपुलेशन आने की भी संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टूरिज़्म के साथ एनिमल हस्बेंड्री की जो कॉम्बिनेशन है वो हमने सोचा है कि हम ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलप करें, ऑर्गेनिक मीट और मिल्क और एग जो है वो डेवलप करें। इन जनरल हमारे द्वीपों में केमिकल्स की यूटिलिटी यूज़ जो है हमारे किसान भाई और बहनों बहुत कम करते हैं। हमारे जो टेक्निक्स अभी हम लोग जितने भी टेक्निक्स वेटनरी में जो भी टेक्निक्स हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो फॉडर की हो चाहे फीड की हो, वो सारे टुवर्ड्स ऑर्गेनिक है। वी आर मूविंग फ्रॉम जनरल केमिकल कोई भी फीड देने से अच्छा हम लोग वी आर मूविंग टू ग्रीन फॉडर, मूविंग टू एजोला टाइप ऑफ फीड। तो एक तो ऑर्गेनिक वहाँ पे बन जा रही है। सेकंड वन है हमारी डिजीज़ फ्री स्टेटस जो है। डिजीज़ फ्री स्टेटस की वजह से हमारे आइलैंड इन जनरल की मीट जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाई क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी बन सकती है, और टूरिस्ट के लिए जो निश टूरिस्ट आएंगे आइलैंड्स में उनके लिए भी एक हाई वैल्यू मीट बन सकती है। तो इन जनरल हमारी आइलैंड की जो टूरिज़्म के साथ एक कॉम्बिनेशन एनिमल हस्बेंड्री की अच्छे से बनेगी। मैम, आने वाले कल में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? हमारे फ्यूचर प्लान्स में सबसे पहल तो हम इनपुट पे फोकस करेंगे, जो है हमारे फॉडर और फीड। वैसे हमारे एडवांस्ड टेक्निक्स के अलावा फॉडर एंड फीड में सब्सिडी, फार्मर्स को सब्सिडी दी जाए, ये सबसे बड़ी हमारे पास डिमांड आती रहती है फार्मर से। तो वो किसान भाई और बहनों के लिए हम लोग एक स्कीम बना रहे हैं, प्रपोजल इज़ अंडर प्रोसेस। सेकेंड वन है हमारे एग प्रोडक्शन के लिए, हमारे जो भी लेयर एग्स, जो लेयर हेंस बोलते हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न बनाई है, जहाँ पे बैकयार्ड पोल्ट्री, मतलब हर महिला हर परिवार अपने आप में सक्षम रहे मिल्क मीट और एग और मीट प्रोडक्शन में। तो हम बैकयार्ड पोल्ट्री पे भी फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए जो लेयर चिक्स और लेयर हेंस है उनकी भी एक स्कीम बनाई जा रही है, जहाँ पे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को एग प्रोड्यूसिंग चिक्स देने की, लेयर हेंस देने की हम स्कीम बना रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हमने बताई है, वो भी लागू है। और हमारी कोशिश रहेगी हमारे विभाग की कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी साल, इस फिनेंशियल ईयर तक इसको लागू किया जाए। जी
पल्लवी जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और हमारे दर्शकों को आपके विभाग से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका हमारे पूरे दूरदर्शन की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के तहत हमने जानकारी प्राप्त की पशुपालन एवं पशु चिकित्सा से संबंधी कई सारी गतिविधियों के बारे में। तो अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।